नमस्कार, जय श्री राधे कृष्ण। मैं गंगा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर अनुराधा महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से आपका हमारे YouTube चैनल अनुराधा महिला टीटी कॉलेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारे शिक्षा से संबंधित जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग। अब सवाल ये उठता है कि शिक्षण में सहायक सामग्री से क्या आशय है तथा इसका प्रयोग शिक्षण के समय क्यों किया जाता है। तो प्रथम प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं कि लेसन यानी पाठ को ठीक ढंग से समझाने के लिए जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है वह शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। इसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक तो शामिल होती ही है, इसके साथ ही नवीन एनिमेटेड सामग्री, चित्र, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेडियो, टीवी, प्रोजेक्टर, पीपीटी आदि को भी शामिल किया जाता है। अब हमारा दूसरा प्रश्न ये था कि शिक्षक के द्वारा अधिगम कराते समय शिक्षण सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि शिक्षण कराते समय उचित अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करने, अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा शिक्षण को प्रभावी व रोचक बनाने के लिए एक शिक्षक के द्वारा विभिन्न युक्तियों व रचनाओं का प्रयोग किया जाता है और इन विभिन्न युक्तियों और रचनाओं में ही आपकी जो है सहायक सामग्री शामिल हो जाती है। ये सहायक सामग्री का प्रयोग न केवल विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है वरन ये टीचर के लिए भी बहुत उपयोगी है। विद्यार्थियों में जो है इससे उत्साह जागृत होता है तथा उनका जो सीखा हुआ ज्ञान है वो स्थायित्व प्राप्त करता है, क्योंकि कोई चीज़ हम रटते हैं तो उसको हम भूल जाते हैं, लेकिन कभी भी आप देखो जिस चीज़ को हम प्रत्यक्ष देखते हैं या कोई कंटेंट ऐसा है जिसको हम सचित्र देखते हैं तो वो हमारे जो मेमोरी है उसमें फिक्स हो जाता है, तो हम उसको शीघ्रता से भूल नहीं पाते हैं। तो और दूसरी तरफ जो है कि इसके माध्यम से एक शिक्षक भी जो है उसकी कुशलता व उत्साह में वृद्धि होती है। शिक्षक को भी इसमें बहुत फायदा होता है, टाइम की भी बचत होती है तथा वह विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, अपने अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति वो आसानी से कर सकता है। इसके माध्यम से कक्षा का जो वातावरण है वो सकारात्मक बना रहता है। बच्चों में जो अरुचि की जो भावनाएं उत्पन्न हो जाती है वो भावनाएं बच्चों में नहीं आ पाती है। तो एक कुशल और सक्षम शिक्षक वही होता है जो सहायक सामग्री के माध्यम से अध्ययन करवाए। आगे हम बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के इंग्लिश कन्वर्जन की। इसका इंग्लिश कन्वर्जन होता है टीचिंग लर्निंग एड्स। आप इस प्रस्तुत चित्र में देख रहे हैं कि इसमें 4 लेटर्स दिखाए गए हैं। ये 4 लेटर्स अपना अलग अलग अर्थ रखते हैं। जैसे इसमें ए से मीनिंग है अपील टू द सेंस, अर्थात ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करना। अब ज्ञानेंद्रियां किसकी सक्रिय होगी? विद्यार्थियों की भी और एक शिक्षक की भी जो टीचिंग करवा रहा है। दोनों की ज्ञानेंद्रियों का विकास इसके माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से? सहायक सामग्री के माध्यम से। इसके आगे हम जो लेटर देख रहे हैं वो है आई। आई से अभिप्राय होता है इंटरेस्ट द लर्नर, अर्थात सीखने वाले की रुचि का विकास करना। अब सीखने वाला कौन है यहाँ पे? विद्यार्थी। तो विद्यार्थी की रुचि का विकास करने के लिए, उसमें अधिगम के प्रति रुचि बनाने के लिए, इंटरेस्ट जगाने के लिए शिक्षक के द्वारा सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। आगे के लेटर की बात करें हम तो आता है डी। डी से मीनिंग है डेवलप अंडरस्टैंडिंग, अर्थात
सीखने वाले की समझ का विकास करना, बच्चों में अच्छी समझ का विकास करना इसका उद्देश्य होता है। उच्च जो है समझ उनकी विकसित करना इसका उद्देश्य होता है। अब इसके आगे जो लेटर है वो है एस। तो एस से यहाँ अभिप्राय है सेव टाइम, यानी समय की बचत करना। और समय की बचत हम जब टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं तो विद्यार्थियों के समय की भी बचत होती है, साथ में शिक्षक का समय भी बचता है और दोनों का समय ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दोनों का इस समय की बचत करने के लिए जो है ये टीचिंग एड्स यूज़ में किए जाते हैं। अब आप इस प्रस्तुत चित्र में भी देख पा रहे हैं कि एक टीचर कैसे विद्यार्थियों की जो है ज्ञानेंद्रियों का विकास कर रहा है, उनमें इंटरेस्ट जगाने के लिए वो कौन कौन से माध्यम यूज़ कर रहा है, उनकी जो है समझ का विकास किस प्रकार से किया जा रहा है, तथा जो है लास्ट जो चित्र है इसमें दिखाया गया है उसमें सेव टाइम अर्थात समय की बचत एक टीचर के द्वारा किस प्रकार आगे हम बात करते रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सहायक सामग्री के उद्देश्यों की। तो सहायक सामग्री के उद्देश्यों में जो प्रथम उद्देश्य है वो है पाठ के प्रति छात्रों में रुचि जागृत करना, यानी एक टीचर के द्वारा जिस लेसन का अधिगम बच्चों को करवाया जा रहा है उस लेसन के प्रति बच्चों में रुचि जागृत करना सहायक सामग्री को प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके बाद नेक्स्ट है बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना। तो जो तथ्यात्मक सूचनाएं हैं वो क्या होती है, पहले तो ये समझो आप कि तथ्यात्मक यानी जो फैक्ट हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकते, पहले भी वही थे, आज भी वही है और आने वाले समय में भी वही रहेंगे, उनमें हम किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे कोई सन है, जैसे पानीपत का युद्ध कब हुआ तो वो जिस सन में हुआ वो उसी सन में रहेगा। किसी विद्वान ने कोई अगर परिभाषा दी है तो वो उस विद्वान के द्वारा दी गई परिभाषा ही रहेगी, हम उसमें कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते। जैसे अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की जो परिभाषा दी थी वो उनके द्वारा दी गई परिभाषा ही रहेगी, इसमें किसी प्रकार का हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। या फिर किसी के द्वारा कहा गया जो कोई कथन है, जैसे महात्मा गांधी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है या महात्मा गांधी का जो बुनियादी शिक्षा का जो सिद्धांत है, ये जो है ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो जिन चीज़ों में हम चेंज नहीं कर सकते वो होते हैं तथ्य, और ये जो तथ्य हैं वो बालकों को आसानी से याद नहीं होते हैं। उनके अधिगम में जो बच्चे हैं उनको सीखने में बच्चे रुचि नहीं लेते हैं। तो सहायक सामग्री के प्रयोग का एक मुख्य उद्देश्य इन तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना होता है। फिर नेक्स्ट है छात्रों को क्रियाशील बनाना। तो सहायक सामग्री के प्रयोग का उद्देश्य छात्रों को क्रिएटिव बनाना होता है। छात्र जब एक टीचर को कुछ नया करते हुए देखते हैं तो वो खुद भी वैसा ही करने की कोशिश करते हैं, तो इससे उनमें क्रियाशीलता का विकास होता है। इसके बाद नेक्स्ट उद्देश्य की बात करें तो वो है सीखने की गति में सुधार करना, यानी टीचिंग लर्निंग एड्स के माध्यम से बच्चों की सीखने की जो क्षमता है, सीखने की जो गति है उसमें सुधार करना एक मुख्य उद्देश्य होता है। टीचिंग लर्निंग एड्स के माध्यम से बच्चे शीघ्रता से जो है विषय वस्तु उनको दी जा रही है उसको वो सीख पाते हैं। फिर नेक्स्ट है जटिल विषयों को भी सरल रूप में प्रस्तुत करना। तो सहायक सामग्री के माध्यम से जटिल विषय जैसे मैथ हुआ, साइंस हुआ, इंग्लिश हुई, तो ऐसे जो जटिल विषय हैं उनको भी रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है और बच्चों की जो है अधिगम के प्रति रुचि को बढ़ाया जा सकता है। जैसे
बच्चों को जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और जो टेबल है वो सिखाने के लिए स्कूलों में खेल विधि का प्रयोग किया जाता है। तो खेल खेल के माध्यम से बच्चे जो है इन चीज़ों को सीखने में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट उद्देश्य है वो है अभिरुचि पर आशानुकूल प्रभाव डालना, यानी बच्चों के जो इंटरेस्ट है, बच्चों की जो अभिरुचि है उस पर टीचर जैसा चाहता है वैसा प्रभाव पड़े। फिर नेक्स्ट उद्देश्य है तीव्र बुद्धि एवं मंद बुद्धि छात्रों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं सब जगह विद्यमान होती है, सभी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। कुछ बच्चे तीव्र बुद्धि वाले होते हैं तो कुछ बच्चे मंद बुद्धि वाले होते हैं। तो तीव्र बुद्धि वाले और मंद बुद्धि वाले बच्चों को सहायक सामग्री के माध्यम से उचित शिक्षण दिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है बालक का ध्यान अध्ययन की ओर केंद्रित करना, क्योंकि अगर हम ओनली लेक्चर मेथड के माध्यम से बच्चों को टीचिंग करवाते हैं तो बच्चे बोरियत महसूस करने लग जाते हैं। तो बच्चों का जो ध्यान है वो टीचर की ओर तथा उसके द्वारा जो अधिगम करवाया जा रहा है उस विषय वस्तु की ओर आकर्षित करने के लिए सहायक सामग्री एक प्रमुख जो है वो प्रमुख भूमिका निभाती है। इसके बाद नेक्स्ट है अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देना। अमूर्त पदार्थ जो यानी दिखाई ना दे। अब दिखाई कौन नहीं देता, जैसे भगवान है, भगवान को हमने कभी देखा है क्या? तो नहीं देखा ना। तो हम अमूर्त चीज को मूर्त रूप में कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? जैसे भगवान जी है तो उनकी मूर्ति हम बच्चों के सामने ले गए तो बच्चे उसको अमूर्त जो है, जो अमूर्त है वो मूर्त रूप में बच्चों को दिखाई देगा। तो जो अमूर्त वस्तुएं हैं उनको मूर्त रूप देना भी एक सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य होता है। फिर नेक्स्ट है बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास करना। तो निरीक्षण शक्ति में कौन सी ज्ञानेंद्रिय का विकास जो है उपयोग हो रहा है? आँखों का। तो आँखों के माध्यम से जब बच्चे टीचर के द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखते हैं तो उनकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो डेवलप होती है। तो ये जो उद्देश्य थे ये सहायक सामग्री के प्रमुख उद्देश्य थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सहायक सामग्री के प्रकारों की। सहायक सामग्री के प्रकारों के अंतर्गत प्रथम जो प्रकार है वो है दृश्य सामग्री। जिन उपकरणों के माध्यम से देखकर ज्ञान का अर्जन किया जाता है उन्हें दृश्य सामग्री कहा जाता है। ज्ञान के अर्जन के ये उपकरण मूर्त तथा अमौखिक अनुभवों पर आधारित होते हैं। इसके अंतर्गत चार्ट, चित्र, वास्तविक वस्तुएं, फोटोग्राफ, ट्रांसपेरेंसी आदि को शामिल किया जाता है। सहायक सामग्री के प्रकारों के अंतर्गत दूसरा प्रकार है श्रव्य सामग्री। जिन उपकरणों के माध्यम से हम सुनकर ज्ञान का अर्जन करते हैं उन्हें श्रव्य सामग्री कहा जाता है। इसके अंतर्गत हमारे कौन सी ज्ञानेंद्रिय का विकास हो रहा है, कौन सी ज्ञानेंद्रिय उपयोग में आ रही है? कान। तो कहा के जो श्रव्य सामग्री है उसके अंतर्गत हम सुनकर, किनके माध्यम से सुनेंगे? कानों के माध्यम से। कानों के माध्यम से सुनकर हम ज्ञान का अर्जन करते हैं, जैसे रेडियो, ग्रामोफोन, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन आदि। ये जो है श्रव्य सामग्री के साधन हैं। इसके बाद जो सामग्री, सहायक सामग्री का जो थर्ड टाइप है वो है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। अब इसके अंतर्गत क्या है कि इसमें दोनों मतलब दो जो है ज्ञानेंद्रियां वो उपयोग में आती है। कौन सी? एक तो हम सुनेंगे और दूसरा देखेंगे। तो आंखें और जो है हमारे कान वो इसके अंतर्गत उपयोग में आते हैं और उनके द्वारा अर्जित अनुभव हमारे जो ज्ञान में है वो शामिल होते हैं। तो
जिन उपकरणों के माध्यम से देखकर तथा सुनकर ज्ञान का अर्जन किया जाता है उन्हें दृश्य सामग्री के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल या हमारा टूर भ्रमण पे ले जाते हैं ना हम। भ्रमण जो है एक स्थायी अनुभव का एक सशक्त माध्यम है। इससे जो नॉलेज है हमारी वो स्थायी रहती है, तो भ्रमण इसके अंतर्गत आ जाता है। और चलचित्र, नाटक और कठपुतली आदि जो हैं वो श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ज्ञानेंद्रियों का हमारी सीखने की प्रक्रिया में कितना रोल होता है, इसको हम इस रेखा चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे थ्रू टेस्ट अर्थात जीभ से स्वाद के द्वारा हम केवल 1% सीख पाते हैं, तथा थ्रू टच अर्थात स्पर्श के माध्यम से हम 1.5% सीख पाते हैं। इसके अलावा नाक से गंध के माध्यम से अर्थात थ्रू स्मेल के द्वारा हम 3.5% सीख पाते हैं। थ्रू हियरिंग अर्थात कानों के माध्यम से सुनकर हम 11% सीख पाते हैं, जबकि थ्रू साइट अर्थात आँखों द्वारा देखकर हम 83% सीख सकते हैं। तो इसका जो संपूर्ण रूप में अर्थ निकल कर आता है वो ये है कि शिक्षण में अगर सभी ज्ञानेंद्रियों का हम यूज़ करते हैं, सभी ज्ञानेंद्रियाँ हमारी सक्रिय रहती है, तो हमारा अधिगम जो है वो अधिक स्थायी और सशक्त होगा। आगे इस रेखा चित्र में हम देखते हैं कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा यदि हम अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं, तो हमें कितना परसेंट याद रह पाता है। जैसे यदि हम सुनकर ज्ञान ग्रहण करते हैं तो वो हमें 20% याद रह पाता है, और यदि हम देखकर ज्ञान ग्रहण करते हैं तो वो हमें 30% तक याद रह पाता है। यदि हम देखकर और सुनकर अधिगम करते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, लर्निंग करते हैं, तो वो हमें 50% तक याद रह पाती है। और यदि हम हमारे खुद स्वयं के द्वारा कहा गया जो है वो हमें 80% तक याद रहता है। लेकिन यदि हम हमारे खुद के द्वारा कहा गया और स्वयं के द्वारा ही किया गया ऐसा कार्य हमें 90% तक याद रहता है। अर्थात इसमें कौन सा सिद्धांत लागू हो रहा है? करके सीखने का सिद्धांत। तो यदि हम जो कह रहे हैं उसको वास्तविक रूप में करें तो वो हमें 90% तक याद रहेगा। सहायक सामग्री की विशेषताओं की बात करें तो हम पाते हैं कि एक सहायक सामग्री में निम्नलिखित विशेषताओं का होना आवश्यक है। इसमें पहली विशेषता जो है वो है वैधता एवं यथार्थता। अर्थात सहायक सामग्री जिस उद्देश्य के लिए प्रयोग में ली गई है वो उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, तभी वह सहायक सामग्री वैध कही जाएगी तथा उसमें वास्तविकता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है इसकी विशेषता वो यह है कि इसमें जो सहायक सामग्री है वो विषय वस्तु के अनुसार उपलब्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट, सहायक सामग्री विषय वस्तु से संबंधित भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा टॉपिक कुछ और है और हम जो सहायक सामग्री प्रयोग में ले रहे हैं वो उससे संबंधित ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग के अंतर्गत नहीं आती है। फिर नेक्स्ट जो विशेषता है सहायक सामग्री की वो ये है कि जो सहायक सामग्री हम उपयोग में ले रहे हैं वो समय और धन की दृष्टि से मितव्ययी होनी चाहिए, क्योंकि
जो है सभी विद्यार्थी ज़्यादा जो महंगी वाली जो सहायक सामग्री है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। उसका जो सहायक सामग्री का जो सामान आएगा वो उसकी व्यवस्था वो नहीं कर सकते। तो सहायक सामग्री जो है वो समय और धन की दोनों ही दृष्टियों से मितव्ययी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट जो विशेषता है सहायक सामग्री की वो यह है कि ये सहायक सामग्री जो हम प्रयोग में ले रहे हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध होनी चाहिए, यानी परिशुद्धता उसमें होनी चाहिए। परिशुद्धता से क्या तात्पर्य है कि कोई भी कमी बेसी सहायक सामग्री में नहीं होनी चाहिए, वो उसमें किसी प्रकार की भूल नहीं होनी चाहिए। सहायक सामग्री पूर्ण रूप से परिशुद्ध होनी चाहिए, किसी प्रकार की मिलावट उसमें नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट जो विशेषता है वो है कि जो सहायक सामग्री है वो विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होनी चाहिए, उन्हें प्रेरणा प्रदान करने वाली होनी चाहिए। सहायक सामग्री को विश्वसनीय होना भी आवश्यक है। इसके अलावा जो सहायक सामग्री है वो अनुकूलता लिए हुए होनी चाहिए, मतलब जो सहायक सामग्री है वो विषय वस्तु के अनुकूल तो होनी ही चाहिए, साथ ही विद्यार्थियों की क्षमताओं के, उनकी रुचियों के और उनके मानसिक स्तर के अनुकूल भी होनी चाहिए। सहायक सामग्री की जो नेक्स्ट विशेषता है वो है कि जो सहायक सामग्री है वो आशु रचित होनी चाहिए, अर्थात स्वयं निर्मित और स्वयं के हाथों से बनाई हुई सहायक सामग्री ही ज़्यादा प्रभावी और रोचक होती है। तो सहायक सामग्री जहाँ तक हो सके स्वयं निर्मित करनी चाहिए, ना कि मार्केट से लेकर आना चाहिए। इसके बाद जो सहायक सामग्री की लास्ट जो विशेषता है वो है कि सहायक सामग्री जो है वो रोचक होनी चाहिए और प्रभावी भी होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी जो है अधिगम कर रहे हैं उसमें वो इंटरेस्ट ले सकें, सीखने के प्रति वो लालायित हो सकें। सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। इनमें जो पहली बात है वो यह है कि जो सहायक सामग्री प्रयोग की जा रही है वो सही हालत में होनी चाहिए, अर्थात टूटी फूटी सहायक सामग्री नहीं होनी चाहिए। फिर एक वस्तु को समझाने के लिए अनावश्यक रूप से ज़्यादा सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कि हम एक टीचिंग पॉइंट जो समझा रहे हैं, सहायक सामग्री सिर्फ उससे संबंधित होनी चाहिए और उसी टीचिंग पॉइंट को समझाने के लिए हम अब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो स्वाभाविक नहीं है और सही तरीका भी नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि जितने देर आवश्यक है उतनी देर तक ही प्रयोग की जानी चाहिए। जैसे हम टीचिंग करवाते हैं स्कूल में, जब पढ़ाने जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक टीचिंग पॉइंट के लिए हमने सहायक सामग्री ली है तो वो उस टीचिंग पॉइंट में ही प्रयोग की जानी चाहिए और उसके बाद उसको हटा देना चाहिए। ज़्यादा देर तक उस सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सारी विषय वस्तु के लिए भी एक ही सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि चयन के समय केवल ऐसी सामग्री का चयन किया जाना चाहिए जो छात्रों में रुचि और जिज्ञासा जागृत कर सके। फिर सहायक जो सामग्री है वो शिक्षक को एक बार जरूर जो है चेक कर लेनी चाहिए और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो जहाँ तक हो सके स्वयं निर्मित सहायक सामग्री ही प्रयोग में ले, जो मार्केट में बनी हुई सामग्री है उसका प्रयोग वो ना करे। सहायक सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व पर नज़र डालें तो हम देखते हैं कि सहायक सामग्री जो है वो एक कक्षा में
अंतःक्रिया को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम है। अंतःक्रिया मतलब एक टीचर और एक जो विद्यार्थी है उनके बीच में जो आपसी विचार विमर्श है, आपसी वार्तालाप की जो प्रक्रिया है वो सहायक सामग्री के माध्यम से बढ़ाई जा सकती है। फिर नेक्स्ट है कि सीखने का जो स्वाभाविक, सरल और प्राकृतिक तरीका है वो सहायक सामग्री ही है। इसके माध्यम से बच्चा आसानी से किसी भी विषय वस्तु का अधिगम करने में सक्षम हो पाता है। फिर नेक्स्ट है कि बच्चों का ध्यान आकर्षित करने का जो सशक्त माध्यम है वो है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री जब हम यूज़ करते हैं, जब हम अपनी विषय वस्तु से संबंधित कोई चार्ट मॉडल वगैरह बना के लेके जाते हैं तो बच्चे उसको सीखने में, उस विषय वस्तु को सीखने में वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। उनमें जो बोरियत की जो भावनाएं हैं वो दूर हो जाती है। फिर नेक्स्ट है कि जब हम सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारे समय और ऊर्जा की बचत होती है। एक टीचर के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, साथ ही बच्चों जो विद्यार्थी है उनके लिए भी समय बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो समय और ऊर्जा की बचत करने के लिए हमें जो टीचिंग एड्स है उनका प्रयोग करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि इससे जो है अधिगम जो है वो एक तो स्थायी बनता है और दूसरा है कि शुद्ध अधिगम होता है। बच्चे अगर किसी वस्तु को वास्तविक रूप में देखते हैं और फिर उस विषय वस्तु का जो है अधिगम करते हैं तो वो अधिगम उनके जो स्मृति में है वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। नेक्स्ट है कि इसमें जो है अर्थहीन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब भी हम सहायक सामग्री के माध्यम से टीचिंग करवा रहे हैं तो इसमें ऐसे शब्द प्रयोग में नहीं लिए जाने चाहिए जिनका महत्व बच्चों के लिए नहीं है और जो निरर्थक हैं। फिर नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष अनुभव जो है वो स्थायी होते हैं, तो बच्चों को सहायक सामग्री के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव दिए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि इसमें जो है एक शिक्षक का एकाधिकार जो है, यानी जो एकाधिकार की प्रवृत्ति जो शिक्षक में पाई जाती है वो नहीं आ पाती है। शिक्षक बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखते हुए, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सहायक सामग्री का प्रयोग करता है तथा उन्हें अधिगम कराने का वो प्रयास करता है। फिर यह है नेक्स्ट जो है वो है कि इससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने का अवसर मिलता है। मान लो साइंस सब्जेक्ट है अपना और हम प्रैक्टिकल के माध्यम से कोई टॉपिक ऐसा है जो प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए तो बच्चों को अधिक अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो जब हम प्रैक्टिकल कोई चीज़ करके दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल किसी विषय वस्तु को प्रैक्टिकली रूप में हम समझा रहे हैं तो इससे बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। फिर नेक्स्ट है कि इसके माध्यम से जो है विभिन्न मानसिक क्रियाओं का विकास होता है। बच्चों की जो मानसिक शक्ति है वो डेवलप होती है, उनकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो विकसित होती है। सहायक सामग्री के माध्यम से एक तो रोचकता तो आती ही है, साथ में जो नीरसता का वातावरण कक्षा कक्ष में बना रहता है वो भी खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है नीरसता का वातावरण, क्योंकि बच्चे सभी इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं और सहायक सामग्री को ऐसे बिल्कुल जिज्ञासा की प्रवृत्ति से वो समझने का प्रयास करते हैं, तो नीरसता की तो कोई भावना आ ही नहीं पाती है। फिर नेक्स्ट है कि इसमें क्या है कि एक तो सृजनात्मक शक्ति का विकास बच्चों में होता है। सृजनात्मक यानी वो खुद करके कुछ सीखना चाहते हैं, खुद क्रिएटिव बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे हमारे गुरु ने जो सहायक सामग्री यूज़ में ली है, हमें समझाने के लिए बनाई है, उस सहायक सामग्री को हम भी बनाएं, तो उनमें क्रिएटिविटी का जो है विकास हो पाता है और कल्पना शक्ति उनकी सुदृढ़ हो पाती है। फिर नेक्स्ट ये है कि बच्चों को जो है
जब हम पुनर्बलन देते हैं, उनको इन्फोर्समेंट देते हैं, तो बच्चे जो है वो सीखने में ज़्यादा रुचि लेते हैं और उनमें जो है कुछ और ज़्यादा अच्छा करने की जो प्रवृत्ति है उसका विकास होता है। तो सहायक सामग्री के माध्यम से जब बच्चे भी विद्यार्थी भी जब सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं तो उनको उचित पुनर्बलन दिया जाता है, तो वो और ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करते हैं। फिर यह है कि जो बच्चों की जो है रुचियाँ क्या है, उनकी क्षमताएं कैसी है, उनकी योग्यताएं कैसी है, उसको ध्यान में रखते हुए जब हम शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, उनकी एज को ध्यान में रखते हुए हम सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो वो उनके लिए रुचिकर होती है। नेक्स्ट है कि इसमें जो शिक्षण सूत्र है वो पूर्ण होते हैं, यानी सरल से जटिल की ओर जो और अन्य जो सूत्र है वो सूत्र इसमें पूर्ण होते हैं। फिर नेक्स्ट यह है कि इसके माध्यम से शिक्षण में विविधता आती है, मतलब एक तो एक ही विधि से टीचर टीचिंग करवाएगा, यानी ओनली लेक्चर मेथड का यूज़ करेगा, और एक वो अन्य सहायक सामग्रियों को यूज में लेते हुए प्रदर्शन प्रविधियों का वो प्रयोग करेगा। तो जो शिक्षण में है वो विविधता आती है। तो आज बच्चों हमने आपको सहायक सामग्री की शिक्षण में क्या महत्वता है, क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या इसकी उपयोगिता है, इसकी आवश्यकता शिक्षण में क्यों पड़ती है, इन सभी बातों का अध्ययन हमने विस्तार से किया है। आप लोगों को जो है ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ कि आप भी शिक्षण करवाते समय जो सहायक सामग्री से संबंधित उपकरण हैं उनका प्रयोग करेंगे और शिक्षण में नवीनता लाने का प्रयास करेंगे, ताकि बच्चों की जो अधिगम की जो क्षमता है उसका विकास हो सके, वो उसमें रुचि ले सके तथा उनमें विविधताओं की भावनाएं विकसित हो सके, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उनमें विकास हो सके। धन्यवाद।